गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सुरेंद्राज एजुकेशन। पिछले दो वीडियोस में आप लोगों ने इंग्लिश में देखा कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों को बताया था, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में टेट, सी टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियोस में आपने डिटेल में देखा कि कैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानेंगे जब एग्जाम्स में क्वेश्चन दिए होंगे। तो आज हम उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पिछले किसी एग्ज़ाम में, किसी ईयर में, टेट और सुपर टेट में पूछे गए हैं। तो वो जो टॉपिक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, दो वीडियोस जो पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप वो दो वीडियोस देख लें और फिर यहाँ से आप क्वेश्चंस ये वाली वीडियो देखें तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, टेट और सुपर टेट में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें आपको क्या फाइंड करना है, उसमें फाइंड करना है कि एडवर्ब क्या है। तो आपका सेंटेंस क्या दिया हुआ है? सेंटेंस दिया हुआ है आपका द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। और इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि एडवर्ब इसमें आपको फाइंड करना है। और जिसमें आपको चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है विक्ड, और दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है आपका बॉय, बी ऑप्शन आपका बॉय दे रखा है, और सी ऑप्शन दे रखा है स्लैप्ड, और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है आपका डी लाउडली। तो ये चार वर्ड आपके ऑप्शन चार दिए हुए हैं और हर ऑप्शन में एक एक वर्ड लिखा हुआ है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। तो प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, ये आपने देखा था। तो अब आप लोगों के दिमाग में आंसर हो गया होगा कि कौन सा वर्ड इसमें एडवर्ब है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में आपके दिया हुआ है विक्ड। अब देखो विक्ड क्या है यहाँ पे, तो सेंटेंस में हम देख लेते हैं। आपको दिख रहा है द विक्ड बॉय। तो पहचानने का तरीका बताया गया था कि बॉय क्या है। तो बॉय क्या है इसमें? बॉय आपका नाउन है। बॉय क्या है सेंटेंस में? आपका बॉय नाउन है। और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? आपको बताया गया विक्ड मतलब होता है दुष्ट या शरारती, ठीक है। तो विक्ड का मतलब होता है दुष्ट या शरारती। तो विक्ड कौन है? बॉय है। और बॉय क्या है? नाउन है। तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो कौन होता है? वो आपको बताया गया था। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए कौन काम करता है? एडजेक्टिव। तो विक्ड क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? सबको पता है। बॉय क्या है? बॉय है आपका नाउन। और स्लैप्ड क्या है? भाई उसने स्लैप किया, थप्पड़ मारा गर्ल को। तो ये क्या है आपकी? ये वर्ब है। बताया गया था आपको स्लैप्ड क्या है? आपका वर्ब है। और आपका फिर बचा हुआ है ऑप्शन डी। अब देखो ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया। तो एग्जाम में करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप तीन ऑप्शन गलत करें तो जो बचेगा आपका आंसर हो जाएगा, या तो फिर एक ऑप्शन आपको परफेक्ट पता हो आंसर क्या होगा, या तो फिर तीन ऑप्शन आपको ये पता हो कि ये नहीं हो सकते। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि इसमें एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब है लाउडली। तो एडवर्ब का क्या बताया गया था कि एडवर्ब जो होता है वो किसको मॉडिफाई करता है? नाउन प्रोनाउन को छोड़ के। तो भाई उसने थप्पड़ मारा है, तो कैसे मारा है? लाउडली, मतलब बहुत जोर से मारा है। मारने का तरीका कैसा है उसका? लाउडली है। तो यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है? एडवर्ब है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी वर्ड के अंत में, मान लो कोई भी वर्ड है और उसमें क्या दिया है? एलवाई जुड़ा है, तो वो हमेशा क्या होता है? एडवर्ब ही होता है। ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है एडवर्ब पहचानने का, कि अगर किसी वर्ड के अंत में क्या लगा हुआ है? एलवाई लगा हुआ है, तो वो हमेशा क्या होता है? वो आपका हमेशा एडवर्ब ही होगा। बस अंत में क्या दिया होना चाहिए? अंत में एलवाई दिया होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा एडवर्ब ही होगा, एलवाई दिया होना चाहिए।
तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे लाउडली एडवर्ब है आपका, और बहुत आसानी से देखा पिछले वीडियोज़ में हमने जैसे निकालना बताया था वैसे ही सेम उसी ट्रिक से हमने यहाँ पे एडवर्ब को फाइंड किया। और दूसरा तरीका अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ड के अंत में क्या दिया हुआ है, ly दिया हुआ है, तो वो हमेशा क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। लेकिन 4 वर्ड इसके अपवाद याद रखने हैं। 4 वर्ड केवल ऐसे हैं जो एडवर्ब नहीं होते हैं, वो आपको अपवाद याद रखने हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन आपको 4 वर्ड याद रखने हैं। कौन कौन से, माइजरली, माइजरली, निगार्डली, निगार्डली, स्कॉलरली, स्कॉलरली और कावर्डली। ये 4 वर्ड आपको याद रखने हैं। इन 4 वर्ड के अंत में ly लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या हैं, फिर भी ये आपके एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब नहीं हैं। क्या हैं ये, एडजेक्टिव हैं। तो इन 4 वर्ड को छोड़ के किसी भी वर्ड के अंत में ly लगा हो तो आप आंख बंद करके उसको एडवर्ब ऑप्शन लगा देना आंसर। बस ये 4 वर्ड अपवाद हैं, इनको छोड़ के किसी में भी ly लगा होगा तो वो हमेशा एडवर्ब ही होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में एडवर्ब क्या है हमारा, लाउडली एडवर्ब है। एडवर्ब आपको पहचानना था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसमें क्या बताना है, विच इज़ द एडजेक्टिव, विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। अब एक आपको सेंटेंस दे रखा है और उसमें पूछा गया है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव पहचानना है। अब सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस देख लेते हैं हम। सेंटेंस है द टाल गर्ल, द टाल गर्ल मेट अ बॉय, मेट अ बॉय। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें आपको क्या पहचानना है, इसमें आपको पहचानना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो आपके 4 ऑप्शन भी होंगे एग्जाम में। पहला ऑप्शन है टाल, दूसरा ऑप्शन है आपका गर्ल, दूसरा ऑप्शन है आपका गर्ल, तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन मेट, सी ऑप्शन है मेट, और चौथा डी ऑप्शन है आपका बॉय। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। तो बस आपको पहचान पता है कि एडजेक्टिव कौन सा होगा, एडजेक्टिव वो होगा जो नाउन या प्रोनाउन के लिए काम करेगा। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है गर्ल, तो गर्ल क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे कौन सा वर्ड, टाल। तो यहाँ पे टाल किसके लिए काम कर रहा है, नाउन के लिए। नाउन की विशेषता बता रहा है टाल, तो टाल क्या हो जाएगा, इसमें टाल हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो आसानी से आपने निकाल लिया यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है आपका टाल। क्योंकि ये सेंटेंस में किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस में गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, और गर्ल को मॉडिफाई कौन करेगा, नाउन को, जो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें एडजेक्टिव है आपका टाल। तो इसमें टाल एडजेक्टिव है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का आंसर सही हुआ होगा। और फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। एक सेंटेंस तोड़ मरोड़ के लिखा गया है और उसमें आपसे ये पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, कि सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि करेक्ट वर्ड ऑर्डर बताना है। तो इसमें एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से लिखा गया है। पहला है म्यूजिक, पहला है सेंटेंस म्यूजिक जैक, म्यूजिक जैक लव्स, फर्स्ट ऑप्शन आपका लिखा हुआ है। और बी ऑप्शन है आपका म्यूजिक, बी ऑप्शन है म्यूजिक लव्स जैक, म्यूजिक लव्स जैक। और सी ऑप्शन है आपका जैक, जैक लव्स म्यूजिक, जैक लव्स म्यूजिक। और डी ऑप्शन है जैक म्यूजिक लव्स, डी ऑप्शन है आपका जैक म्यूजिक लव्स।
ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, मतलब कौन सा, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसमें कौन सा जो है वो सेंटेंस सही लिखा हुआ है। तो ऑर्डर के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया होगा कि कोई भी सेंटेंस कब कंप्लीट बनता है, जब उसकी शुरुआत किससे हुई हो। ये स्ट्रक्चर बताया गया था आपको फर्स्ट वीडियो में, सब्जेक्ट दिया हो, फिर उसके बाद में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर क्या होता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड्स। तो यहाँ से ये सेंटेंस आप आसानी से कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो सब में ऑप्शन में आपको सब्जेक्ट तो दिख रहा है, म्यूजिक भी नाउन है, लव जैक भी नाउन है, लेकिन पहला अगर देखें म्यूजिक जैक लव्स, अब यहाँ पे देखो 2 नाउन एक साथ नहीं हो सकते भाई। अगर मान लिया ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो किसी ऑप्शन में नहीं, आपको बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम सिंपल सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होनी चाहिए, और मेन वर्ब कहाँ है यहाँ पे इसके बाद में होनी चाहिए थी, तो ये आंसर आपका हो सकता था। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा म्यूजिक लव्स जैक, अब देखिए यहाँ पे ये तो सही है भाई, मान लिया इसको ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब मान लेंगे, ये ऑब्जेक्ट, लेकिन म्यूजिक पसंद करेगा जैक को या जैक पसंद करेगा म्यूजिक को। अगर आप चारों ऑप्शन देखें तो कहीं न कहीं आपको ये दिख रहा है कि जैक जो है वो म्यूजिक को क्या करता है लव करता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जैक लव्स म्यूजिक, कौन सा ऑप्शन इसमें आपको आंसर दिख रहा है सी वाला। बी वाला देखो क्यों गलत है, ये देखो इसका स्ट्रक्चर तो सही लिखा हुआ है, लेकिन जब भी कभी सब्जेक्ट निर्जीव होता है तो वो सेंटेंस कभी भी एक्टिव वॉइस में नहीं बनता, ये हम आगे बात करेंगे एक्टिव पैसिव में। तो ये इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैक म्यूजिक लव्स, इसमें भी ऑर्डर वर्ब का गलत है, तो आपका आंसर कौन सा सही है सी ऑप्शन सही है कि जैक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में आपने लिखा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आपने क्या लिखा ऑब्जेक्ट, कि जैक क्या लाइक करता है म्यूजिक को लव करता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे जैक लव्स म्यूजिक, ये करेक्ट वर्ड ऑर्डर है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, फिर मेन वर्ब लाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ये आपका उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसमें क्या पूछा गया है आपसे, जिसमें पूछा गया है चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द 2 गिवन सेंटेंसेस, मतलब आपको उस शब्द का चुनाव करना है जो क्या काम करेगा, जो 2 सेंटेंस दिए हुए हैं उनको जोड़ने का काम करेगा। और बताया गया था जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम करता है आपका कंजंक्शन, यानी कि आपको वो कंजंक्शन बताना है जो इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं उनको जोड़े। तो सेंटेंस पहले हम देख लेते हैं। सेंटेंस है आपका एक दिया है सी इज़ प्रेटी, सी इज़ प्रेटी, वह प्रेटी है। फिर अगला सेंटेंस है सी इज़ प्राउड, सी इज़ प्राउड, और वह घमंडी है। मतलब इन 2 सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है और उसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा कंजंक्शन आपका काम करेगा। तो पहला आपका ऑप्शन है कंजंक्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है बट, और दूसरा ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन आपका बिकॉज, बी ऑप्शन दिया है आपका बिकॉज, और सी ऑप्शन है आपका वाइल, और सी ऑप्शन है वाइल, और डी ऑप्शन है आपका नॉट, मतलब नन ऑफ दीज। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा कंजंक्शन आपका काम करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो सी इज़ प्रेटी, सी इज़ प्राउड, अगर हम बट लगाते हैं कि वह प्रेटी तो है लेकिन वह क्या है प्राउड है, मतलब घमंडी है। अगर हम बिकॉज लगाते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि वह प्रेटी है क्योंकि वह घमंडी है इसलिए। तो आप हमेशा देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, एक पॉजिटिव सेंस है भाई, उसकी अच्छाई क्या है कि वह प्रेटी है, और एक सेंस यहाँ पे आपका क्या दे रहा है निगेटिव सेंस दे रहा है कि इसकी
निगेटिव सेंस क्या है कि वह प्रेटी तो है, ये अच्छी बात है, लेकिन खराब बात क्या है कि वो घमंडी है, घमंडी उसको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक देखो पॉजिटिव कंडीशन, एक निगेटिव कंडीशन। तो जब भी कभी ऐसा हो, जब भी कभी ऐसा हो तो आप क्या करिएगा, तो वहाँ पे दो ही कंजंक्शन काम करते हैं आपके। कौन सा? या तो आपका बट काम कर सकता है, या तो फिर वहाँ पे यट काम करता है, या तो बट काम करता है या तो फिर यट काम करता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अब ये बट सही हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह प्रेटी है लेकिन वो क्या है भाई, घमंडी है। वह प्रेटी तो है लेकिन घमंडी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी एक कंडीशन पॉजिटिव होगी और दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी, निगेटिव होगी। जब एक कंडीशन पॉजिटिव हो दूसरी निगेटिव हो तो वहाँ पे दो ही सिर्फ कंजंक्शन काम कर सकते हैं, बट या है। पॉजिटिव कंडीशन क्या है कि वो प्रेटी है, निगेटिव क्या है कि वो घमंडी है, उसको घमंडी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, बट होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सी इज प्रेटी, मतलब वह प्रेटी है लेकिन क्या है, लेकिन वो घमंडी है, होना नहीं चाहिए था उसको, ठीक है। एक कंडीशन पॉजिटिव और एक कंडीशन निगेटिव, तो ये ध्यान रखना है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए तो वहाँ पे दो ही कंजंक्शन हमारे काम कर सकते हैं। कौन से? या तो बट काम कर सकता है या तो फिर यट काम कर सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपको, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, और उसमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब चार ऑप्शन हैं, मतलब चार सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो देखो, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव को आप सकर्मक भी बोलते हैं, ट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं, सकर्मक भी बोलते हैं, और इनट्रांजिटिव को अकर्मक भी बोलते हैं हिंदी में। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, जिसमें क्या दिया हो, रिटन विद ऑब्जेक्ट, मतलब वो वर्ब जो किसके साथ में लिखी जाती है, जो ऑब्जेक्ट के साथ में लिखी जाती है। मतलब जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके साथ में ऑब्जेक्ट ना दिया हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जब वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जब वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब पहचानना है, और ट्रांजिटिव वर्ब वही होगी जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका ही, सी राइट्स वेल, वो अच्छे से लिखती है, मतलब वो अच्छा लिखती है, उसकी राइटिंग कैसी है, अच्छी है। तो क्या यहाँ पे देखो वेल क्या हो गया, वेल हो गया एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये राइट्स के लिए काम कर रहा है। कैसे लिखती है वो, अच्छे तरीके से लिखती है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट मिला आपको, नहीं मिला, केवल वर्ब है राइट, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, वह रोज़ मॉर्निंग में टहलता है। अब ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट का तरीका कैसे निकालेंगे आप, व्हाट बराबर मीनिंग देगा, क्या मीनिंग देगा, व्हाट का मीनिंग देगा। तो यहाँ पे व्हाट का मीनिंग दे रहा दूसरे सेंटेंस में, नहीं दे रहा है कोई भी वर्ड। तीसरा है ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। तो क्या दौड़ रहा है ये नहीं दिया है, कौन दौड़ रहा है। तो अगर व्हाट बराबर आंसर मिलेगा, ये आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेंगे। अब देखो चौथा जो ऑप्शन आपका दिया ही है, चौथा ऑप्शन है आई किल्ड आ स्नेक लास्ट नाइट, मतलब आई किल्ड, ये क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, किल्ड हो गया क्या आपका मेन वर्ब, और किसको मारा भाई, उसने क्या मारा,
स्नेक मारा, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्ट हो गया आपका क्या? स्नेक हो गया। और स्नेक ऑब्जेक्ट दिया है किसके साथ में? किल्ड के साथ में, यानी कि किल जो वर्ब है इसके साथ में आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये किल्ड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया है, नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है आपको, चौथा ऑप्शन, जिसमें क्या दिया गया है? जिसमें वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपकी कौन सी है? किल्ड, चौथे सेंटेंस में। और ट्रांजिटिव वर्ब पहचानेंगे कैसे? जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट ना दिया हो वो क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसका आंसर करना है आपको। तो अगला सेंटेंस जो है वो आपका कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब एक वर्ड दिया हुआ है सो, और इसमें ये बताना है कि जो सो है आपका, जो सो है आपका वो क्या है। ठीक है, सेंटेंस में सो क्या है, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, किसका काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं। सेंटेंस आपका लिखा है श्रुति, श्रुति वांटेड, श्रुति वांटेड टू वर्क, वांटेड टू वर्क, सो शी वेंट, सो शी वेंट टू हर रूम, शी वेंट टू हर रूम। ये सेंटेंस आपको दिया गया है और इसमें बताना है कि सो किसका काम कर रहा है। तो सो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, अब देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है श्रुति वांटेड टू वर्क ये, और दूसरा सेंटेंस क्या दिख रहा है? शी वेंट टू हर रूम। दो सेंटेंस दिख रहे हैं और दो सेंटेंस के बीच में कौन आया हुआ है? सो। तो अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है क्या? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बताया गया था, एक्सक्लामेटरी वर्ड होते हैं जिसमें एक्सक्लामेटरी साइन लगा होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या वर्ब है? वर्ब भी नहीं है। क्या प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन होता तो नाउन प्रोनाउन के लिए स्थिति बताता है, तो वो भी नहीं है। तो एक ऑप्शन आपका बचा है चौथा, कौन सा? कंजंक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे तो दो सेंटेंस, ये सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 आपको ये दिख रहा है, और बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है आपका सो। तो सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो कंजंक्शन हो जाएगा। तो सो इस सेंटेंस में क्या है आपका? सो है इसमें कंजंक्शन, ये ध्यान रखना है। सो इसमें है आपका कंजंक्शन। तो ये भी आंसर आपने सही किया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम्स के पिछले सालों में 2-3 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का है सेंटेंस। अब देखिए क्या दिया हुआ है सेंटेंस। द ट्रेन, सेंटेंस है द ट्रेन, फिर स्पेस द प्लेटफार्म, द प्लेटफार्म, द प्लेटफॉर्म, बिफोर, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है और फिल करना है आपको, और ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लेफ्ट, पहला ऑप्शन है लेफ्ट, और दूसरा ऑप्शन है आपका हैज़ लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट, और तीसरा ऑप्शन है हैव लेफ्ट, हैव लेफ्ट, हैव लेफ्ट, और चौथा है आपका ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है आपका हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन
फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिल किया जाएगा आप बताएंगे आप। तो देखिए इसका अगर हम मीनिंग देखें, द ट्रेन, देखो बिफोर लगा हुआ है, तो जब बिफोर और आफ्टर लगा हुआ होता है तो आप वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, याद करिए जो आपने टेंसेस में पढ़ा था कि सूर्य निकलने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते थे, बिफोर से बनाते थे। ठीक है, तो जब भी कभी आपको बिफोर और आफ्टर से दो सेंटेंस जुड़े हुए दिखें, रटने वाला काम नहीं, वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता था कि कौन सा सेंटेंस हम पहले बनाएं और कौन सा सेंटेंस हम बाद में ट्रांसलेट करें। तो जब भी कभी आपको बिफोर और आफ्टर दिखे तो वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे दो काम होते हैं आपके, दो काम होते हैं। मान लिया ये यहाँ पे आपका दो काम हैं आपके, और ये काम है फर्स्ट और ये काम है आपका सेकेंड। मतलब जब दो बिफोर और आफ्टर के सेंटेंस में दो काम एक साथ होते हैं तो जो काम पहले हुआ हो, जो काम क्या हुआ हो, पहले हुआ हो, और दूसरा किस में हुआ होगा, दूसरा बाद में हुआ होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कौन सा पहले बनाएं। तो जो काम पहले हुआ होता है उसको हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। जो काम पहले हुआ होता है उसको हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होता है उसको हम किस में बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं सिंपल पास्ट में। ये ध्यान रखना है, जो जब भी कभी बिफोर आफ्टर दिए हों तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो दो कार्य हुए होंगे वहाँ पे एक साथ में, और जो कार्य पहले हुआ होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में हुआ होगा उसे हम सिंपल पास्ट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आप कि द ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म से छूट चुकी थी बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले। तो पहले वह स्टेशन पहुँचा है या पहले ट्रेन छूट चुकी है। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट चुकी थी मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, यानी कि पहले ट्रेन छूटी है और बाद में वो स्टेशन पे पहुँचा है। तो पहले काम कौन सा हुआ, पहले ट्रेन छूटी है, और जो काम पहले हुआ होगा उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड दिया रहता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में दी रहती है। तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला भी देख सकते हैं, जो काम बाद में हुआ है, अब बाद में हुआ था वो किस में बना, वो पास्ट इंडेफिनिट में बना। तो ये ध्यान रखना है आपको पॉइंट कि बिफोर आफ्टर जब दिए हों तो जो काम पहले हुआ होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ होगा वो हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे आपकी ट्रेन पहले जा चुकी है तो ये काम पहले हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा पॉइंट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, जब भी कभी ऐसा दिया हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है। जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, और कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और यहाँ से हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कम से कम पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन एक्टिव वॉइस, मतलब कौन सा सेंटेंस आपका किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। 4 सेंटेंस दिए गए हैं और जिसमें से ये बताना है कौन सा एक्टिव वॉइस है। तो आपको आज बिल्कुल रामबाण तरीका बता देते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानने का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी भी लिखने के लिए नहीं आता, एक्टिव पैसिव वॉइस कभी भी बनाने के लिए नहीं आता। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन ये सही है, मतलब एक्टिव वॉइस कौन सा सही है और कौन सा पैसिव वॉइस सही है। तो अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव पहले आप पहचानने की ट्रिक देख लें, कैसे आपको एग्ज़ाम में पहचानना है। तो पैसिव कैसे पहचानेंगे, देखो भाई पैसिव कैसे पहचानेंगे, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, देखो पहली बात तो आप समझ चुके हैं कि बाई लगा हो तो पैसिव वॉइस होता है, तो सही है, आप भी सही है बिल्कुल, ये बात यूनिवर्सल
ट्रूथ है, एकदम बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रू है। लेकिन आपको क्या करना है, कभी कभी एग्जामिनर आपको, देखो ये तो बच्चा भी बता देगा, जो 6-7 में पढ़ता है वो भी बता देगा कि बाई लगा होता है तो पैसिव वॉइस होता है। यहाँ पे कभी कभी आपको एग्जाम में बाई नहीं दिया रहता है, तब कैसे पहचानेंगे? तो आप पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या दिया हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं? हेल्पिंग वर्ब आपकी हो सकती है इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, ठीक है, ये हो सकती हैं। वाज, वर, हैज़, हैव, जितनी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, अगर उनके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, तो वो थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो सेंटेंस हमेशा किस में होता है, पैसिव वॉइस में ही होगा। तो अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म दी हो तो सेंटेंस वो पैसिव वॉइस ही होता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है, अगर कहीं पे बीन दिया हो या फिर बी दिया हो या फिर बीइंग दिया हो, इनके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या होगा, तो वो भी सेंटेंस किस में माना जाएगा, पैसिव वॉइस में माना जाएगा। तो ये तरीका ध्यान रखना है। जितनी हेल्पिंग वर्ब हैं आपकी हैज़, हैव, वाज, वर, उनके बाद में जब थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म होगी तो वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, पैसिव वॉइस माना जाएगा। और बीन के बाद में, बी के बाद में, बीइंग के बाद में जो होगी उसमें भी क्या माना जाएगा, आपका पैसिव वॉइस ही माना जाएगा। देखो बीन कब लगाते हैं, बीन लगाते हैं परफेक्ट टेंस, यानी कि जो भी परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें आपका क्या दिया होगा, बीन के बाद में थर्ड फॉर्म दी होगी, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा तो हेल्पिंग वर्ब तो दी ही होगी, साथ में आपका क्या दिया होगा, बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म दी होगी। तो ये पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका है। बाकी एक्टिव वॉइस तो आप जानते हैं, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है, ठीक है, और सेकेंड फॉर्म। तो अभी देखा आपने कैसे पहचानना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म होगी, वाज, वर, इज, एम, आर के बाद में, या फिर बीइंग, बीन और बी के बाद में थर्ड फॉर्म होगी। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आपको बताना है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है। देखो इसमें एक्टिव वॉइस पूछा गया है। तो अगर हम बात करें, देखो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ही वॉज आस्क्ड, तो ही वॉज आस्क्ड दिख रहा है, मतलब वाज के बाद में थर्ड फॉर्म। अब वाज के बाद में थर्ड फॉर्म अगर है तो वो पैसिव है, तो ये पैसिव का हो गया, बताना आपको एक्टिव है। फिर दूसरा जो सेंटेंस है उसमें दिया है हाउस वॉज बॉट, वाज के बाद में थर्ड फॉर्म, तो पैसिव, ये भी पैसिव में है। ही वॉज हिट, अब देखो अगर हिटिंग होता तो फिर एक्टिव वॉइस में हो जाता। अब यहाँ पे क्या, ही वॉज हिट, देखो हिट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हिट 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 होता है, हिटिंग अगर होता तो एक्टिव वॉइस में हो जाता, तो ये भी पैसिव वॉइस में है। फिर आपका पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है, आई रिक्वेस्टेड, अब देखो रिक्वेस्टेड है, मान लिया अगर ये थर्ड फॉर्म होती, तो थर्ड फॉर्म होती तो हैज़, हैव के बाद में लिखा होता, और या फिर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद में। तो ये देखो तुरंत किसके बाद में लिखी है, देखो ये लिखा हुआ है तुरंत आई रिक्वेस्टेड, यानी कि ये लिखा हुआ है तुरंत सब्जेक्ट के बाद में, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर ये पैसिव वॉइस होता तो फिर इसके पहले कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब दी होती। तो ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो होती ही होती है, लेकिन किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में कभी भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जाती। तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है। अगर हम थर्ड इसको मानते पैसिव वॉइस, तो फिर ये किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में दी होती, तब ये फिर थर्ड फॉर्म बनती और सेंटेंस पैसिव का बनता। बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखी हुई है, इसीलिए ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, और यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो आपका कौन सा ऑप्शन एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें बताना है आपको कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है, इसमें पैसिव वॉइस पहचानना है। अभी बताया गया, पहला ऑप्शन देखते हैं, ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो है क्योंकि आपको पता है बाई के बाद में जो भी
अगर बाई के बाद में हम कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो वो सेंटेंस क्या माना जाता है, पैसिव वॉइस माना जाता है। लेकिन आगे और भी देखते हैं, प्लीज माइंड योर बिजनेस, तो क्या इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिख रही है? नहीं दिख रही है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में दिया आई केप्ट। अब देखो दिया हुआ है सी ऑप्शन में आई केप्ट, मान लिया अगर केप्ट पैसिव वॉइस मानते हैं सेंटेंस, अगर हम इसको आगे और भी दिया हुआ है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस मानते तो ये किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म होती, इसलिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला है दे केम। अब केम तो सेकंड फॉर्म है, सबको पता है, और सेकंड पैसिव में आती नहीं, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये गलत हो गया। आपका केवल पहला ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ही वॉज असिस्टेड। पहले ऑप्शन में क्या दिखा है, वॉज असिस्टेड। अब वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म है, और वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म है, तो वो सेंटेंस कैसा माना जाएगा, पैसिव वॉइस का माना जाएगा। तो बस एक्टिव पैसिव में आपको ये पहचान में ध्यान रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस, वो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव बीन, कुछ भी आए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद में थर्ड फॉर्म होगी तभी पैसिव होगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म है तो फिर वो पैसिव नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे फिर वो थर्ड फॉर्म भी नहीं होगी, फिर वो सेकेंड फॉर्म मानी जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म दी होगी पैसिव वॉइस, अदरवाइज, एक्टिव वॉइस। बी और बीइंग और बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म दी हो तो पैसिव वॉइस। तो उम्मीद है आप एक्टिव पैसिव वॉइस अब कभी भी भूलेंगे नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखिए आपने यहाँ पे जो एग्जाम्स में आपके करवाए गए हैं। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलने वाला है अच्छी सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।